हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस लेकर के आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो भाई आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कैल्विन और मेरा नाम है भारत भूषण। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेवरेट क्वेश्चन, आपके फेवरेट क्वेश्चन जो है फेवरेट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वर्क एनर्जी पावर के। तो भाई ये वर्क एनर्जी पावर की जो है वीडियो नंबर है आपकी 5 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और हम उसको जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई सबको पता है ये वीडियो जो सीरीज है उन बच्चों के लिए है जो भाई कम टाइम में अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अपने स्कूल के टेस्ट में, अपने स्कूल के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए सीरीज है। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए। और आपको पता है ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज है। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लो। अगर आपको कुछ सीखना है तो भाई साथ साथ क्वेश्चन करने होंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हर एक बार आपको हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करना होगा, तो आपको ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी, गिव द एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है भाई, इसमें आया है डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एंड इसके एग्जांपल बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसी एनर्जी होती है, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कोई पत्थर किसी हाइट पे रखा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, या मान लो कोई रबर बैंड है उसको आपने खींच लिया तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी जो पोजीशन के कारण या उसकी शेप के कारण जो भी एनर्जी एक स्टोर हो जाती है, या स्प्रिंग है मान लो तो उसकी आप उसको भी खींच रहे हो तो उसकी शेप के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड और ड्यू टू चेंज इन द कॉन्फिगरेशन। तो ये फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप 12th क्लास में धीरे धीरे समझोगे कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी फील्ड में होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ड्यू टू इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने रबर बैंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया था, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल क्या है इसका, कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने स्प्रिंग वाला तो देखा ही है, वाटर कहीं से गिर रहा है ऊपर से, वो भी है। आपने किसी कंटेनर में एयर को कंप्रेस कर दिया तो भाई उसमें भी एक एनर्जी स्टोर होती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा आप आगे जाके पढ़ोगे जब चार्ज आपके दो होते हैं, दो चार्ज पास पास रखे होते हैं तो भाई उनमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कई सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कई सारे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कई सारी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है एग्जांपल की फॉर्म में। ठीक है, तो भाई तो बेसिक हुआ इसका। अब ये कह रहा है ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम अ हाइट एच। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है कि अगर कोई बॉडी को हम एच हाइट से नीचे गिराएं तो इसकी जो है एच के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगी और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, वो आपको प्लॉट करना है। तो भाई इसका डेरिवेशन भी है, जो हम अलग से जो डेरिवेशन वाली वीडियो करते हैं उसमें इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। आपको पता होगा यहाँ पे जब आप ड्राइव करोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहनी चाहिए, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी हाइट पे mgh और जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वो क्या होगी, वो जो है कंजर्व रहेगी। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे रखा हुआ है तो उसमें सारी की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल है, mg कैपिटल H। मान लो ये हाइट कैपिटल H है तो उसमें सारी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल। काइनेटिक तो है नहीं, यहाँ पे जीरो है काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जब ये कहीं बीच में आएगा तो यहाँ पे क्या कौन सी एनर्जी हो जाएगी, इसमें काइनेटिक भी होगी और कुछ पोटेंशियल भी होगी, mg स्मॉल h, मान लो ये h हाइट पे है, ठीक है, तो दोनों एनर्जी होंगी। नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी होगी, हाफ mv², केवल काइनेटिक होगी, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, तो v डैश का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है टोटल, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है टोटल। तो देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है mgh, फिर वो घटती जा रही है जैसे जैसे आपकी हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम होती जाएगी जैसे जैसे हाइट हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो नीचे आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप ग्राफ दोनों का बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए आपका, अगर आप ग्राफ बनाओ पोटेंशियल और काइनेटिक का, मान लो ये हमारी एनर्जी है और ये आपका हाइट है, तो अगर आप ग्राफ बनाओ हाइट के साथ, तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मान लो मैं बोलूँ अगर हाइट बढ़ेगी मेरी, देखो ग्राफ आप हाइट के साथ भी बना सकते हो और डिस्टेंस के साथ भी बना सकते हो। उसमें किसके पूछा है, फ्रॉम अ हाइट h शोइंग अ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। तो अगर मैं देखो हाइट के साथ ग्राफ बनाऊं तो मेरा जो मैक्सिमम यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे हाइट जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा।
काइनेटिक एनर्जी जो होगी जहाँ पे हाइट आपकी जीरो होगी, देखो हाइट यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे बढ़ती आ रही है आपकी फिर, तो हाइट जीरो जहाँ पे होगी यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमारी, हाँ हाइट जीरो पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हाइट आपकी अगर मैं ऊपर तक जाऊं तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और नीचे आओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मैं टोटल एनर्जी आपसे पूछूं तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, कंजर्व रहती है टोटल एनर्जी हमारी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट वस्तु का कोई भी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ है टोटल एनर्जी का है, और ये वाला जो ग्राफ है जहाँ पे एच बढ़ने के साथ हमारी एनर्जी घट रही है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारी एनर्जी वर्सेस एच का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पीछे भी ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है आपका, तो एक काइनेटिक एनर्जी आपकी एच के साथ घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका प्रूफ भी है, आपको प्रूफ भी करके बताना पड़ेगा कि ये एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है, इसका प्रूफ है, वो हम प्रूफ वाली वीडियो में अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सारे पॉइंट भी लिखे हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है नीचे आते हुए, वो सब लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब बोल रहा है एक पर्सन इज ट्राइंग टू लूज वेट, लिफ्ट अ 10 किलोग्राम मास, तो एक पर्सन है वो जो है अपना वेट काफी बढ़ गया है, मोटा हो गया है, तो चाह रहा है भाई वेट को लूज कर दूं, अच्छा नहीं लगता है ना, कपड़े बड़े टाइट आ रहे हैं, तो क्या करूं। तो उसने क्या किया भाई, उसने जो है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो गया आजकल वैसे, तो उसने ट्राई किया, उसने कहा कि मैं जो है उसने जो है वेट को लिफ्ट करना शुरू किया, 10 किलोग्राम के मास को उठाना शुरू किया, और कितनी हाइट तक उठाता है वो, 0.5 मीटर, आधा मीटर तक वो उठाता है। कितनी बार उठाता है, 1000 बार, 1000 बार उठाता है। देखो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसे वेट कम करने में। ओके, एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इन एवरी टाइम सी लोअर, अरे भाई देखो यहाँ पे सी कर दिया, ये बड़ा भेदभाव है ना। तो यूजुअली तो यार मोटे तो आदमी लोग होते हैं वैसे तो, है ना, तो लेकिन गड़बड़ है क्वेश्चन में, सी कर दिया इन्होंने, खैर भेदभाव है। तो सी लोअर द मास इज डेसिपेटेड, सी whenever C lose the mass is dissipated, एक्चुअली लिखा होगा the energy is dissipated। ठीक है, यहाँ पे मास नहीं होगा, the energy is dissipated। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जब भी मास वो उठाया तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। आपको पता होगा, हमने प्लस माइनस वर्क डन पढ़ा था, तो आप जब ऊपर को फोर्स लगाओगे, बॉडी भी ऊपर आ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और फिर जब नीचे को लगाओगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप अगर नेट वर्क डन वैसे निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, फिर वो लोग उसने वर्क ही नहीं किया। लेकिन क्या होगा एक्चुअली कि वो कह रहे हैं कि जब ऊपर वो कर रहा है तो वर्क डन कर रहा है, और नीचे जब आ रहा है तो हीट डेसिपिएट हो रही है, मतलब उसमें कोई वर्क डन हम नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, सारा वर्क डन क्या मानेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा कि सारा पॉजिटिव वर्क डन निकालना है हमें कि उसने कितना वर्क डन किया। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है जो हम लिफ्ट कर रहे हैं, 10 किलो के डंबल है हमारे पास, या मैडम जी के पास है ना 10 किलो के डंबल है, और हाइट कितनी है, हाइट है इनको जो कर रहे हैं मैडम जी वो 0.5 मीटर की मेहनत कर रही है इनको उठाने में, 1000 बार इन्होंने किया। ठीक है, तो और फिर उसको, ठीक है, अब ये बोले हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, उसने कितना वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर मैं एक बार उठाऊं तो कितना वर्क करूंगा, mgh, और अगर मैं 1000 बार उठाऊं तो कितना वर्क करूंगा, 1000 इंटू mgh। तो वर्क डन निकालना तो बहुत ईजी है मेरे लिए, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स mgh। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, m कितना है हमारा 10, g कितना है 9.8 ले लेते हैं, और h कितना है हमारा, h हमारा है 0.5 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 आ जाएगा ये, और ये 10 टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.9 10 टू पावर 4 जूल, तो इतना वर्क डन उन्होंने किया, और इसे किलो जूल में अगर लिखना चाहो तो 49 किलो जूल वर्क किया। ठीक है, तो भाई इतना वर्क जो है किया, बहुत मेहनत की इन्होंने। ओके, अब से फायदा क्या हुआ, फैट जो होती है वो जो है इतनी एनर्जी सप्लाई करती है पर केजी, अगर 1 केजी फैट आप बर्न करोगे तो इतनी एनर्जी जो है आपकी बने लिबरेट होगी। तो विच इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी, उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है विद द एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो हाउ मच फैट डज द डाइटर यूज अप, तो जो ये मेहनत कर रही थी जो भी मैडम थी, इन्होंने जो है कितनी अपनी जो है फैट को लूज किया होगा, फैट विल बी डाइटर यूज अप, कितनी उसने फैट जो है अपनी बर्न की होगी, तो वो हमें निकालना है। तो मान लो उसने m अमाउंट ऑफ फैट बर्न की होगी,
है ना, लेट फैट बर्न इज m kg। तो हीट लिबरेटेड कितना हो जाएगा, हीट लिबरेटेड कितना हो जाएगा, या एनर्जी लिबरेटेड कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑब्टेन्ड, एनर्जी ऑब्टेन्ड विल बी m इंटू 1 किलोग्राम से कितना मिलता है आपको, इतना मिलता है, ये लिखा ना जूल पर केजी, तो इतने 1 किलोग्राम से हमको इतना मिलता है, तो m किलोग्राम से कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m इंटू 3.8 10 टू पावर 7। तो इतना भाई एनर्जी जो है मैडम ने लूज किया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि m की वैल्यू कितनी है। तो अच्छा, क्या ये दोनों बराबर होंगे, जितना उसने हीट लॉस किया उतना ही इसने वर्क डन भी किया, जितना मतलब क्या हमें फैट से हीट मिली या एनर्जी मिली, क्या उतना ही उसने वर्क डन किया, नहीं। यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि 20% एफिशिएंसी है, मतलब कि अगर आपको फैट से 100 जूल की एनर्जी मिल रही है तो वर्क डन कितना करोगे आप, 20 जूल, केवल 20 जूल वर्क हो रहा है, बाकी जो है किसी और फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, मतलब वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो केवल जो वर्क डन कर पा रहे हैं मुझसे 20% कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वर्क डन किया, एफिशिएंसी इज 20%, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इक्वल टू 20%, 20/100 ऑफ दिस होल अमाउंट, m इंटू जो भी है ये 3.8 10 टू पावर 7, ये होगा वर्क डन। तो इक्वेशन नंबर मान लो 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो दोनों वर्क डन बराबर आने चाहिए, क्योंकि हमने जो वर्क डन किया फैट से ही किया है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे और यहां से हम निकालेंगे कि भाई हमारा जो पेट है वो कितना अंदर जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो निकालते हैं पेट कितना अंदर जाएगा। तो भाई 49 4.9 10 टू पावर 4, 4.9 10 टू पावर 4, 4.9 10 टू पावर 4, ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से ये आया था, और इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड पे है उसमें क्या आया था, जो मैडम ने वर्क किया था, तो m इंटू 3.7 आया था, कितना था, 3.8 10 टू पावर 7, 3.8 10 टू पावर 7 था, और इसमें भी एफिशिएंसी का फैक्टर था 20/100। तो यहां से हमारा जो है दोनों चीजें बराबर होंगी, तो यहां से मुझे एक्सपेक्टेड है कि मास हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/5 आ जाएगा, अगर आप काटोगे तो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 4.9 इंटू 5, इसको मैं यहाँ ले आया, इंटू 10 टू पावर 4, तो भाई ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये बचा 3.8 10 टू पावर 7। ठीक है जनाब, इतना हुआ। तो कितना आया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 निम 45, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, 3.8 और यहाँ पे कितना है 10 टू पावर 7 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये इतना किलोग्राम। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 24.5 है, तो 245 और 38 से डिवाइड करना है, 38 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 होता है, तो 7 8 56, 7 से तो नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, ये 6 से हो पाएगा, 6 से करेंगे तो 6 8 48, हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 15 में से 8 गया 7, 13 में से 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो इतना बचा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये अब इसको करना है आपको, तो 38 का करेंगे तो 38 है 40 मान लो लगभग, 40 चौके 60 लगभग 4 से डिवाइड होगा, 4 8 32, हासिल 3, 4 3 12 और 3 12 और 3 12 3 15, तो कितना बचा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 80, तो लगभग जो है इतना आ जाएगा। दोबारा आप करोगे तो 5 से लगभग डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका जो आ रहा है 6.45 10 टू पावर -3 किलोग्राम आ रहा है, या फिर आप इतना ग्राम भी बोल सकते हो, 6.45 ग्राम केवल। देखो अरे भाई इतनी मेहनत करी जाके और केवल जो हीट लॉस हुआ वो 6.45 ग्राम, किलोग्राम में अगर लिखेंगे तो ये 0.06 आएगा, 10 टू पावर -3 है तो 1 2 3 है ना, इतना। तो इतनी फैट हमारी लूज हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, काफी कम वैल्यू आई है वैसे, तो सही है यार, 6.45 ही आ रहा है इनका भी, 6.45 10 टू पावर -3 किलोग्राम। तो भाई काफी कम फैट लूज की है, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अगर पेट अंदर करना है भाई। तो 6 ग्राम क्या होती है, 6 ग्राम तो तुम जो है एक पिज्जा में ही खा जाते होगे, इतनी तो फैट तो जो है चीज बर्गर और उसमें खा लेते होगे, है ना। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देख लो यहाँ पे 1000 के बाद ये हुआ है।
ठीक है, तो या तो चीज़ बर्गर कम खाया करो या फिर जो है ये ज़्यादा करा करो, आपकी मर्जी है अब। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब बड़े हो जाओगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है सब। चलो, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट, बॉल को जो है ड्रॉप किया फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट पे थी बॉल। ओहो, काला पेन, काला बोर्ड, काली बिंदी। ओके, तो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर। ये भाई 12 मीटर की हाइट से आपने इसको गिराया, 12 मीटर की हाइट से गिराया। इट लूजर 25% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द वेट। यहाँ पे टकराती है तो इसमें एनर्जी कुछ होगी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसने लॉस करी, कितनी एनर्जी लॉस करी, 25% लॉस करी। और कितनी हाइट तक ये वापस जाएगी, ये आपको बताना है, कितनी हाइट तक ये h हाइट तक वापस जाएगी, ये आपको निकालना है। अगर यहाँ पे हमारी 20% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई तो, ठीक है, राइट। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लंबे तरीके, छोटे तरीके, कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपने कंसेप्चुअली किया तो भाई ये 2 लाइन में खत्म है, और अगर आप पूरा करना चाहते हो तो एक बार कर लेते हैं। पहले देखो क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, आपका पार्टिकल पहले नीचे आया है और फिर जो है ऊपर गया है, ठीक है। ये हाइट 12 मीटर है, ये आपको निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले वेलोसिटी निकाल सकते हैं बॉडी की। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्योंकि मेरे को s पता है, a पता है, तो वहां से कर सकता हूं। या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो आई कैन राइट दैट, मान लो ये हाइट हमारी h है, तो वी कैन राइट दैट mg इंटू 12 इक्वल टू हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। मान लो यहाँ वेलोसिटी हमारी v होती है तो v का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा m से m कट जाएगा और v कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2g इंटू 12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी होता है वैसे 2gh, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो 2gh आता है। ये फॉर्मूला आपको याद वैसे भी रखना है। तो कितना आया, 24g आया, 24g। इसको रूट में न देते हैं अभी, हो सकता है दोबारा v स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसको रूट में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये भाई साहब वापिस मुड़ा तो एनर्जी हमारी लॉस हो गई, तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो डैश या न्यू होगी, या डैश मान लेते हैं, इक्वल टू कितनी होगी, 75% होगी। भाई 25% तो लॉस हो गई, तो कितनी बची, 75%। तो लिख लेना वहां पे कि हमारी जो दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 75% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी 75% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की होगी, यानी कि 75% ऑफ, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर मान लो हमारी वेलोसिटी टकराने के बाद v डैश हो गई, टकराने के बाद जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी मान लो यहाँ पे v डैश हो गई, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी फाइनली। ठीक है, यहाँ पे मान लो टकराने के जस्ट बाद v डैश हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ m v डैश का स्क्वायर जो होगा एक्चुअली कितना होगा, 75% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v स्क्वायर के, हाफ m v स्क्वायर। तो भाई हाफ m तो उड़ा दो दोनों तरफ, इसका कोई काम नहीं है, कोनो जरूरत हमें नहीं इसकी। ठीक है, तो v डैश का स्क्वायर जो आया हमारा 75/100 इंटू वी का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर देखो यहाँ v आया था, तो स्क्वायर 24g हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा v स्क्वायर भी हो गया। अब हमें v डैश निकालना है, तो v डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 25 यहाँ 75, 25 चौके ये, 4 छिके ये, तो ये 18g आ रहा है। तो v डैश का स्क्वायर जो आ रहा है वो हमारा 18g आ रहा है। तो v डैश हमारा जो आ रहा है रूट 18g, इसको भी ऐसे रहने दो, अभी रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है हमें दोबारा फायदा मिले, दोबारा कुछ हो जाए, चमत्कार है ना, जरूरत ना पड़े इसकी। देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये v डैश था और यहाँ पे स्पीड 0 है, आपको h निकालना है, तो दोबारा आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो दोबारा, और कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा सकते हो, या फिर सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो मान लो मैं दोबारा से जो है ऐसे ही करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक है, और यहाँ पे जाके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल आ जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वी कैन राइट दैट फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, वी कैन राइट दैट, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो b से c अगर हम देखें तो b टू c अगर हम मोशन लें तो हाफ m v डैश स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg इंटू स्मॉल h, m से कटा m v डैश का स्क्वायर, देखो दोबारा v डैश का स्क्वायर आ गया, फायदा हो गया हमें। तो कैलकुलेशन मत करो, आलसी बनो। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा आलसी बनोगे तो फायदा होगा। अब देखो g भी कट जाएगा, क्या बात है, देखो फायदा ही फायदा है, हर तरफ से फायदा। तो h कितना आया हमारा, h हमारा यहाँ से आ गया 18/2 यानी कि 9 मीटर।
तो h हमारा आ गया है 9 मीटर। तो भाई 9 मीटर पे ये पार्टिकल जो है जाएगा। तो 12 मीटर से आपने गिराया, टकराने के बाद ये 9 मीटर तक आएगा। तो भाई ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, ठीक है, ये तो है नॉर्मल लाइफ। अब देखिए मिंटोस जिंदगी कैसे होती है ना। मिंटोस जिंदगी देखते हैं कि मिंटोस लाइफ वाली कैसी हमारी जिंदगी होती है। देखो अगर भाई मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है और यहाँ पे भी एनर्जी पोटेंशियल है। अगर ये एनर्जी 100 है तो ये कितनी होगी? अगर ये 100 है मान लो, तो ये कितनी होनी चाहिए? कितना लॉस हुआ था हमारा? यहाँ पे कितना लॉस हुआ है? 25% का लॉस हुआ है, यानी ये 75 होनी चाहिए, है ना। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे होगी, तो वो ये जो एनर्जी होगी ये 75% ऑफ इसकी होगी, है ना। अगर ये एनर्जी ई है मान लो, तो ये एनर्जी 75% ऑफ द ई होगा, है ना। बस ये यूज करें। देखो अगर हम क्या लिखें, अगर हम लिखें मान लो, देखो अगर हम लिखें कि ये जो एनर्जी है ये E है, और जब ये ऊपर गया यहाँ पे तो ये एनर्जी E डैश है, तो यार 25% का लॉस है, तो वी कैन राइट दैट E डैश इक्वल टू, बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, देखना, E डैश इक्वल टू 75% ऑफ E, 75% ऑफ द E, ठीक है। और अब जो है E क्या है हमारा, mgh, कैपिटल H, 12 मीटर था इनफैक्ट, ये मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे एक और लाइन यूज करनी पड़ेगी और मैं चाहता हूँ जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर दूँ। तो mg इंटू 12 और ये कितना होगा, mg इंटू h। तो भाई m से m गया, g से g गया, m से m, g से g गया, तो क्या बचा ये 12 इंटू 75/100, तो कितना हो गया 12 इंटू 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3/4, 4 तियाँ 12 और 9 मीटर। खत्म, खत्म, देख लो। तो भाई अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हैं तो ऐसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो फिर भाई लंबा तरीका तो है ही, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है या मेंटल लाइफ जीनी है, ठीक है। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। इतना लंबा नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी मुझे मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है, मेरे अंदर की बात भी बता दी है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने अब, 2 इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, 1 ग्रेजुअल एंड 1 स्टीप। स्टीप मतलब होता है ढलान तेज हो जाता है, तो ये स्टीप दिख रहा है आपको, तो एक ग्रेजुअल है तो ढलान कम है और एक में बहुत स्टीप है। मीट एट ए फ्रॉम वेयर 2 स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड, तो यहाँ पे ए पे मिलते हैं दोनों स्लोप, और यहाँ से एक स्टोन को हमने स्लाइड किया फ्रॉम द रेस्ट, 1 ऑन ईच ट्रैक, एक को इस तरफ फेंका, सेकंड वाले को उस तरफ फेंका। विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे? विल दे रीच विद द सेम स्पीड, क्या वो सेम स्पीड से पहुंचेंगे? तो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। आपको थीटा दिए हुए हैं दोनों, थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ है, और क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन 0 है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे कैसे करोगे, अगर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे कंपेयर करोगे? इसमें क्या निकालना आसान है, टाइम या वेलोसिटी? उसने बोला कि सेम टाइम लगेगा, सेम वेलोसिटी लगेगी, क्या निकालना आसान है, टाइम या वेलोसिटी? टाइम या वेलोसिटी? यहां पे निकालना वेलोसिटी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है वेलोसिटी निकालना? वेलोसिटी या सीधा निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो भाई। यहाँ पे आपका जब स्टोन यहाँ पे है और जब यहाँ पे आया तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो एनर्जी कंजर्व होगी हमारी। तो एनर्जी कंजर्व होगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मान लो हाइट h दी हुई है, हाइट h, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी जो होगी mgh होगी, मतलब एनर्जी एट, वी कैन राइट एनर्जी एट a इक्वल टू एनर्जी एट b, and this will imply that mgh h equal to half m vb का स्क्वायर। तो यहां से m से m गया तो vb कितना आया, vb यानी वेलोसिटी एट b कितना आया, 2gh का रूट, ये vb आया। ऐसे जब आप इधर vc में करोगे तो vc में भी आप ये लिखोगे कि ea इक्वल टू, यू विल राइट EA इक्वल टू EC, और जब EA इक्वल टू EC करोगे फिर दोबारा वही mgh, s तो सेम ही है इस बार भी, हाइट तो वही है इसकी, इक्वल टू हाफ m vc का स्क्वायर। जब वो c पे पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी उसकी, तो यहाँ से आपका vc कितना आया, vc आपका आया √2gh, तो ये सेम आया, देखो दोबारा, तो ये इजी है, मतलब है ना, सेम आया दोनों, तो यानी बराबर स्पीड से पहुंचेंगे दोनों, तो ये तो इजी है निकालना। डायरेक्ट आप बोल सकते थे बिना देखे, मतलब देख के आप बोल सकते थे कि एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों सेम आएगा, क्योंकि mgh दोनों का बराबर है, तो हाफ mv स्क्वायर भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा
अब क्या बोल रहा है कि हमें टाइम बताना है, टाइम कौन पहले स्टोन नीचे आएगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम निकालोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, टाइम तो नहीं निकलेगा, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए इसका हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, देखो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो जो स्टोन है उस पर फोर्स क्या लगेंगे, हमने पहले भी कई बार एक क्वेश्चन किए हैं, जब आप लोगों ने इंक्लाइन के लिए क्वेश्चन किए होंगे, फ्रिक्शन वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे कई बार हमने ऐसे किया था, है ना। तो कैसे कैसे किया था हमने, इस पर फोर्स लिखे थे। तो फोर्स क्या होगा इस पर, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर को क्या आएगा, एम जी क्या आता है इधर को, कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर को क्या आता है, तो इधर को आता है भाई एम जी, कमेंट में लिख के बताना सही बताया नहीं बताया तुमने, एम जी साइन थीटा है, एम जी कॉस थीटा, कमेंट में लिख के बताना कि आप लोगों ने सही बताया था यहाँ पे आंसर जब मैंने पूछा था आपसे, तो सही बताया था नहीं बताया था, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम जी साइन थीटा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो इसके कारण एक्सेलरेशन होगा केवल, और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा आपका जी साइन थीटा, है ना, मास फोर्स बाय मास कर देंगे तो मास कट जाएगा आपका। तो एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे जी साइन थीटा आया। ऐसे जब आप उधर निकालोगे तो वो भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 2 आ जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 आएगा, यहाँ पे थीटा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा एम जी थीटा 1 और वहाँ पे क्या आएगा एम जी साइन थीटा 2। अच्छा पहले मैं थीटा 1 वाले सॉल्व कर लेता हूँ, टाइम निकालना है मुझे। तो टाइम क्या होगा मेरा, टाइम मेरा होता है, टाइम निकालना है, टाइम कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, मुझे यहाँ पे क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है 0 है, टाइम निकालना है, ए पता है, एस पता है, एस निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, मेरे को वी तो नहीं पता यहाँ पे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो यूज नहीं करूंगा, कौन सी यूज करूंगा, s इक्वल टू, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जनाब ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे u क्या हमारा, u हमारा 0 है, तो u भाई हमारा 0 है तो इसको 0 कर देंगे, और हाफ a कितना है, a हमारा है g साइन थीटा 1, तो ये तो 0 है सीधा ही, और ये आ गया हाफ g साइन थीटा 1 इंटू टी 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, मानो टाइम अलग अलग है, ठीक है, ये इसके लिए निकालने हम लोग। अच्छा जी अब s कितना होगा यहाँ पे, s मतलब ये लेंथ, तो ये लेंथ दोनों के लिए अलग अलग है, तो l कैसे निकालोगे, आपको h दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, किसका यूज करोगे, यहाँ पे थीटा पता है आपको, ये पता है, ये पता है, यानी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वी विल यूज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो आपका s होगा दैट विल बी h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा आपका आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे किसकी जगह पुट करना है हमें, ये s की जगह पे, तो s हमारा है h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये g साइन थीटा, ये t निकालना है हमें, तो ये सब पूरा नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2h ऊपर जाके, और ये नीचे आ गया g साइन थीटा का स्क्वायर, जो भी थीटा है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर t1 है ये, तो t1 जो है इसका, t1 अगर आप लोगों तो उसका रूट लेना पड़ेगा पूरा आपको, तो ये आपका वैल्यू आएगा। और अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो रूट ऑफ 2h बाई जी आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो जो कुल मिला के आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है टाइम इज इक्वल टू 2h बाई जी अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों स्टोन को हमें कंपेयर करना है कि टाइम किसने ज्यादा लिया किसने कम लिया। तो भाई ये वाला जो स्टोन, दोनों स्टोन है, दोनों के लिए क्या सेम है, 2 और h तो सेम ही है दोनों के लिए, 2 और g तो बराबर ही है ना, साइन थीटा में केवल अंतर है, तो इसका साइन थीटा वाला जो फैक्टर है वो नीचे आ रहा है, तो अगर साइन थीटा मेरा कम आएगा तो टाइम ज्यादा आएगा, तो साइन थीटा कम किसका आएगा, साइन थीटा किस में कम होगा, 60 में या 30 में, 30 में होता है 1/2, 60 में होता है रूट 3/2, तो साइन कम कहाँ होता है, 30 में कम होता है। तो भाई साइन 30 यहाँ पे जब आएगा तो वैल्यू कम आएगी आपकी, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो टाइम किसको ज्यादा लगेगा, जिसका थीटा कम है, यानी कि स्टोन फर्स्ट को ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ज्यादा इसको लगेगा। वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी, पहुंचेगा थोड़ा लेट, लेकिन भाई वेलोसिटी बराबर होगी, है ना। वो है तो ट्यूबलाइट, लेकिन भाई जब करता है काम तो बस बराबर करता है फिर काम, है ना, तो थोड़ा देर में आएगा लेकिन। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, काफी लंबा सॉल्व किया हुआ है, एक्सेलरेशन बड़ा है, ठीक है। आंसर कहाँ है भाई, इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है द स्टोन मूविंग डाउन द स्टीप स्लोप विल रीच फर्स्ट, जो उधर वाला था वो स्टीप वाला पहले पहुंचेगा और इधर वाला देर में पहुंचेगा, ये हमारा आंसर सही है। और दूसरा इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी क्या होगी, 14 मीटर पर सेकंड, ये दोनों के लिए बराबर होगी, तो वो सेम आएगी। इन्होंने टाइम भी निकाला, टाइम पूछा था क्या वहाँ पे, टाइम पूछा था क्या, तुमसे पूछा हमने टाइम, है ना, वो कहेगा तुमसे पूछा था हमने टाइम, व्हाट इज द स्पीड एंड टाइम। अच्छा टाइम भी पूछा और स्पीड भी पूछी थी भाई, टाइम भी पूछा था और स्पीड भी पूछी थी, तो स्पीड तो मैं निकाल ही लूंगा, स्पीड तो मेरी आ गई, √2gh से निकालोगे, h की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू, है ना, 2gh करेंगे तो h हमारा 10 मीटर है,
और जी 9.8 ले लो या 10 ले लो, जो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, ठीक है। उससे हमारा वी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10, 98 हो गया इंटू 2। तो भाई ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 यानी 196, 196 का रूट करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और जब टाइम निकालोगे तो टाइम क्या है, 2h/g, 2h मतलब 20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 अपॉन में जी 9.8, साइन थीटा 1 एक बार साइन 30 पुट करेंगे, एक बार साइन 60 पुट करेंगे। तो भाई आप लोग जो है पुट कर लेना, ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ आपको इसलिए बोर्ड पे, ठीक है। तो ये आपको खुद एक बार करके देखना है और बताएंगे सब लोग कि आंसर आपका आया था या नहीं आया था। जो आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये आंसर आप लोग ऑब्टेन कर पाए थे, क्या हमारा जो टाइम था वो इतना आया आप लोगों का 2.86 ऑन 1.65, जो स्टीप वाला है उसका 1.65 और उसका 2.86, ठीक है। सब लोग बताएंगे कमेंट में, सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर आया था नहीं आया था, ईमानदारी से, ठीक है। करना चाहिए ना आपको भी फिर यार, तभी तो कुछ वो होगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है ना मामला। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है हमारा 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन कनेक्टेड टू द स्प्रिंग कांस्टेंट 100 मीटर का एक स्प्रिंग है ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है 100 न्यूटन पर सेकेंड है, ठीक है। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा होगा कि जो फोर्स स्प्रिंग लगाता है तो फोर्स जो होता है वो kx के बराबर होता है। स्प्रिंग का जो फोर्स लगता है वो kx के बराबर, मतलब जितना उसमें एक्सटेंशन होगा x इंटू के उसकी प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं कि स्प्रिंग कितना आपका टाइट है, जितना टाइट होगा उतना उसका के ज्यादा होगा, तो वो हम यहाँ से जो है kx² करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी kx होगा, और जो इसकी एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, हाफ kx²। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है कितनी होती है, हाफ kx², ठीक है। जब इसमें ये खुलेगा स्प्रिंग या कंप्रेस करोगे आप, अगर इसको x कंप्रेस करोगे तो एनर्जी हाफ kx² होगी, या फिर x खुलेगा तो एनर्जी स्टोर हाफ kx² होगी, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ प्लेन पे है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, के आपका 100 है यहाँ पे, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ब्लॉक को हमने रिलीज किया रेस्ट से, इसको छोड़ा तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे रखा था मान लो हमने छोड़ दिया इसको, तो क्या होगा, स्प्रिंग अनस्ट्रेच है उस समय, तो ये क्या हुआ, ब्लॉक जो है मूव 10 सेंटीमीटर डाउन, तो भाई ये 10 सेंटीमीटर नीचे आया और फिर रुक गया, फिर क्या हुआ, ये रुक गया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन भी है तो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड प्लेन जो है उसके बीच में और आपको ब्लॉक के बीच में बताना है म्यू का वैल्यू कितना होगा। एज्यूम दैट स्प्रिंग इज ऑफ नेग्लिजिबल मास पुल इज फ्रिक्शनलेस, तो ये आइडियल कंडीशन दी हुई है, हर क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए कुल मिला के बात क्या हुआ कि स्प्रिंग भाई यहाँ पे था और ये 10 सेंटीमीटर नीचे आके रुक गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कई सारी चीजें लगा सकते हो, क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब ब्लॉक था और जब 10 सेंटीमीटर नीचे आके रुका होगा, ये मान लो पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, कैन वी राइट दैट E1 इक्वल टू E2, बताओ सब लोग, क्या मैं लिख सकता हूँ E1 इक्वल टू E2, एनर्जी बराबर होगी, क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, नहीं, क्यों नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना, क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज 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 जल्दी से देखो, बिकॉज 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 यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन। तो जब ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन वर्क करेगा तो एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी, एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी हमारी कम होगी, 2 पे क्या होगी, एनर्जी कम। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी लॉस होगा E1 माइनस E2, ये हमारा लॉस होगा, एनर्जी लॉस, E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, और डेल्टा जो E होगा वो एनर्जी लॉस होगा। अब ये डेल्टा एनर्जी लॉस किसके बराबर होगा, एनर्जी लॉस क्यों हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ, तो एनर्जी लॉस किसके बराबर होना चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसी के कारण लॉस हुआ, यही मुसीबत की जड़ है। अब हमें E1 और E2 में एनर्जी लिखनी है, जब पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे है तो एनर्जी लिखनी है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होंगी, पार्टिकल तो यहाँ पे भी रेस्ट में, यहाँ पे भी रेस्ट में, तो काइनेटिक तो जीरो होगी। तो इसमें एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh वाली, और एक क्या होगा, इसमें स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर है, तो वो भी एनर्जी आपकी कुछ होगी, तो वो एक एनर्जी होगी। तो 2 एनर्जी यहाँ पे मेनली है आपकी, माने 2 ही एनर्जी है यहाँ पे, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तो कोई एनर्जी नहीं है, और तो कुछ नहीं है, और तो फ्रिक्शन था हमने ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। देखो अब इसमें एनर्जी लिखनी है मुझे, मान लो E1 पॉइंट पे और E2 पॉइंट पे, तो E1 पॉइंट पे जो एनर्जी होगी आपकी वो क्या क्या होगी, मान लो ये हाइट h है, ठीक है, और यहाँ पे हम रेफरेंस मान लेते हैं, आपकी मर्जी आप कहाँ पे रेफरेंस मान लो, मैंने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है
और यहाँ पे h हाइट है, तो यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। ठीक है, मैंने मान लिया, आप कहीं भी मान सकते हो, आप यहाँ भी मान सकते हो रेफरेंस, आप यहाँ भी मान सकते हो, आप यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो, उससे आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा सा करने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मानोगे तो ये हाइट आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। तो आपकी जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी इज mgh और फाइनल एनर्जी जो होगी mgh, और फाइनल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी 0। आई मैंने केवल ग्रेविटेशन लिखी है, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगी क्या होगी 0, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस माना है, तो ये हमारी एनर्जी जो E2 होगी वो 0 होगी। अच्छा, E1 में एक चीज और आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी छोड़ दिया है। E1 में एक एनर्जी तो ये थी, दूसरी एनर्जी कौन सी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, कोई स्ट्रेच नहीं है उसमें, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ kx² कितनी होगी, वो होगी 0, क्योंकि x हमारा 0 है, अभी x खुला नहीं स्प्रिंग, तो x हमारा 0 है, तो यहाँ पे एनर्जी जो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जो नेट एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी mgh + 0। ठीक है, अभी हमें नीचे आया तो अब एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गई mgh वाली, और ये कितनी हो जाएगी हाफ kx²। तो ये आपकी E2 हो गई, ये E1 हो गई, ये E2 हो गई, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। में थोड़ा दूर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये किसके बराबर आएगा, E1 - E2 करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो भाई ये हमें सॉल्व करना है। तो कुल मिला के हमारा जो कहानी बनी घुमा फिरा के ये बनी। तो इतना अगर आप सोच पाते हो, सोच पाओगे तो भाई क्वेश्चन कर लोगे, फिर आगे उसके आगे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको भाई। इतनी मेहनत से हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना, इतनी मेहनत लगती है सब चीज़ों में, इतनी सारी वीडियो हमने बना दी है आपके लिए। इसीलिए बनाइए कि आप लोग प्रैक्टिस करो, जो लोग बोर्ड के एस्पिरेंट हैं, जो लोग जेई के नीट के एस्पिरेंट है, प्रैक्टिस करो तो भाई कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए। मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ नीट और जेई, मुझे पता है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की। वो लोग क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर ढंग से की है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता कहीं पे भी, बोर्ड में भी पूरे नंबर कोई नहीं रोक सकता उसके। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये mgh है, mgh हमें निकालना है, s तो हमें नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू दी हुई है हमें, कितना दिया हुआ है, ये जो मोशन हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, है ना, ये वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें इसमें अब रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसे कुछ। ये हमें 10 दिया हुआ है और ये h हमें निकालना है, और ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री। तो भाई हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन 37 कितना होता है, h बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, हमने ट्रायंगल बनाया था 37 53 वाला, याद होगा सबको पिछले क्वेश्चंस में। तो ये वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो 3/5 इज h बाय 10, ये 10 सेंटीमीटर में ध्यान रखना, भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। h हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो h जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 6 सेंटीमीटर आएगी। तो हम क्या लिखेंगे mgh, m कितना है 1, m है 1, m है 1, ओके, m हमारा 1 है, g हमारा 9.8 है, h हमारा आ गया कितना 6 सेंटीमीटर यानी 6/100 मीटर। ये आया दिस माइनस हाफ kx², माइनस हाफ kx²। ओके, kx² की वैल्यू कितनी आएगी, k हमारा 100 है और x कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.1 मीटर, 10/100 करेंगे तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इनका जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इधर को, तो फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है μn, फ्रिक्शन की वैल्यू μn होती है। और n कितना होगा, यहाँ पे हमने कई बार डायग्राम बना के देखा है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था कि यहाँ पे n कितना आएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में देखें तो n की वैल्यू कितनी आई थी, अगर n निकालते हैं यहाँ पे ये जो n था ये किसके बराबर आता है, mg cos थीटा के बराबर आता है, नहीं आता। आपने फ्रिक्शन के क्वेश्चन किए होंगे, आपको पता होगा, बार बार किया हमने यूज से। तो n हमारा जो है mg cos थीटा के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो आएगा म्यू इंटू एन इंटू वर्क डन, तो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो म्यू एन इंटू एस कर देंगे। ठीक है, तो म्यू एन इंटू एस यानी म्यू एन, एन मतलब mg cos थीटा इंटू एस, एस क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10/100। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। म्यू हमें निकालना है, m हमारा 1 है, g हमारा 9.8 है, g हमारा 9.8 है, cos थीटा मतलब cos 37, cos 37 हो जाएगा ये 3/5 था तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 इंटू 10/100 मतलब 0.1 हो गया। तो कुल मिला के ये आया पूरा कहानी, पूरी कहानी हमारी ये आ रही है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी मुश्किल सी लग रही है, फिर भी मेहनत करते हैं, देखो करते हैं कुछ ट्राई, है ना,
कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। अभी तो कुछ सोचा नहीं है फिलहाल, सोचते हैं। तो ये भाई 0.01 का स्क्वायर है, तो ये 0.01 आएगा, तो ये 0.01 आएगा, और 100 आएगा तो मिला के 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो करके 1 आ जाएगा, तो पूरा जो है 1 होना है, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 आ गया, तो कुल मिला के, है ना, ये पूरा 1 हो गया, और 1/2 करेंगे तो 0.5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 6, 8 छिके 48 हासिल 4, 9 छिके 54 और 4 58। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.588, ठीक है, 0.588 आया, 0.5 आया, इन दोनों को माइनस करना है। किसके बराबर होगा ये, इक्वल टू म्यू टाइम्स इसके। तो थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.088, 0.088 है ना, ये माइनस कर दिया हमने, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया। इस तरफ क्या बचा, म्यू इंटू 9.8 इंटू 4/5, 9.8 इंटू 4/5 इंटू 0.1, तो भाई आ गया आपका इक्वल टू म्यू इंटू 9.8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.98 हो जाएगा। तो 0.98 और 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से कटेगा तो 5 8 40, 0.8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, 1 तो 1 हो गया, म्यू बचा, म्यू लिख दिया मैंने, हाँ म्यू लिख दिया। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.088 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64 हासिल 6, 8 में 72 और 6 78, 3 के बाद डेसिमल लगना है, तो ये आ रहा है वैल्यू। तो काफ़ी कम वैल्यू आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है, 88 और 784। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 हटाएंगे तो ये आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये आएगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो 880 आएगा, 88 आएगा, सॉरी 88 तो पहले था, पॉइंट लगा के ये आया तो 1 आ गया, अब 784 आया, और 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ से 1 ले लिया तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आएगा, फिर दोबारा 1 जाएगा, तो लगभग ये 0.11 आ रहा है, 0.11। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सारी, हमने सही की है नहीं की है, एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हमने लिखा E1 माइनस E2 इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। E1 हमारा था mgh, mgs था हमारा mgh, राइट, और यहाँ पे जो एनर्जी थी वो सारी पोटेंशियल थी, यहाँ पे सारी जो स्प्रिंग की एनर्जी थी, तो हमने लिखा हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब जब हमने mgs की वैल्यू पुट करी, m हमारा 1 kg था, g 9.8 था, h हमारा 6 सेंटीमीटर आया था। 6 क्यों आया था, क्योंकि ये 10 था और हमने यहाँ पे 10 लिया था, तो h/10 इक्वल टू साइन 37, साइन 37 3/5 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई की 30/5 6 आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर करेक्ट है, तो 6/100 आया। और ठीक है, तो 9.8 इंटू 6/100 आया, माइनस हाफ के x स्क्वायर आया है, के ये है, x हमारा 0.1 है, 10 सेंटीमीटर था, क्योंकि म्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा इंटू 0.1, सही है यहाँ तक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया था फिर हमारा, इससे ये हट गया था तो 0.5 हो गया था सीधा, और ये वाला भाई साहब हमने यहाँ सॉल्व किया था 9.8 इंटू 6, 8 6 48 हासिल 4, 9 6 54 4 58, पॉइंट ये आया था 0.85। इसको सॉल्व किया था तो 500 था ये, इसको 500 मान सकते हैं हम लोग, इसमें से ये हटाया था तो 0.088 आया था, 0.088 इक्वल टू 0.088 इक्वल टू म्यू इंटू 9.8 यानी 0.98 हो गया था, और 4/5 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। फिर हमने 8 की 9.8 से मल्टीप्लाई की, 8 8 64 हासिल 6, 8 में 72 और 6 78, तो ये आया, और फिर डिवाइड किया तो ये आया। तो भाई कुल मिला के हमारा आंसर यही आ रहा है, 0.11 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा था हमारा, 0.126 आ रहा है इनका। ठीक है, इनका 126 क्यों आ रहा है, इन्होंने जी का वैल्यू 10 ले लिया क्या, ओहो ये बड़ी बेईमानी है यार, जब मैं जी का वैल्यू 10 लेता हूं तो भाई सब लोग जो है 9.8 लेते हैं किताब वाले, और जब मैं जो है अब बड़ी मुश्किल से मेहनत करी 9.8 लिया, तो इन्होंने जो है भाई साहब 10 ले लिया, ये गड़बड़ है, ये गलत बात है। ठीक है, चलो आंसर हमारा लेकिन फिर भी ठीक आया, 0.011 आया, इनका 126 से बहुत क्लोज है आंसर। ठीक है, तो हमने सही किया बिल्कुल, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है इससे, राइट। तो बाय दिस वे वी हैव डन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। थोड़ा सा कई सारे कंसेप्ट आपके लगे थे यहाँ पे, तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी वीडियो देख लेना, तो सारे कंसेप्ट आपके वहाँ से लिंक होते जा रहे हैं एक करके, है ना। तो आपको अभी कई बच्चों को टफ लग रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो भाई वो सारा पुरानी वीडियो में हो चुका है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे लेके गए हैं, तो शुरू से चलोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बीच में कूदोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो गया। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है,
1 kg मास ऑन अ फ्लोर इज कनेक्टेड टू अ 2 kg मास। ये 1 kg का मास रखा हुआ है जमीन पे और 2 kg का मास से इसे जो है कनेक्ट किया गया ओवर अ पुली एज शोन इन द फिगर में आपको दिखाया गया है। ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द मास, आपको बताना है स्पीड ऑफ द मास आफ्टर दे आर रिलीज्ड। इसको रिलीज अगर हम करें मतलब इसको छोड़ दें अगर, तो क्या होगा, ये मास नीचे आएगा, है ना, ये 2 किलो का है क्योंकि ये नीचे आएगा और 1 किलो का ऊपर जाएगा। तो इसको जब छोड़ देंगे तो आपको क्या बताना है, ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द मास आफ्टर दे आर रिलीज when 2 kg मास जस्ट हिट द फ्लोर। जब ये हिट करेगा यहाँ पे 2 kg वाला, तब आपको बताना है स्पीड क्या होगी। और क्या बताना है आपको, एस्टिमेट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू लॉस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जितना काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो करेगा। ये हमें प्रूव करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, 2 किलोग्राम की जो हाइट है इनिशियली वो 3 मीटर है अबव द ग्राउंड। तो ये जो हाइट है वो 3 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो चलिए जनाब करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहले क्या निकालना है हमें निकालना है कि वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी होगी जब ये इसे हिट करेगा नीचे जाके। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम एक्सेलरेशन निकालने सिस्टम में और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए वहां से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, वो टेंशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बताया था ना फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी की बात चल रही है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ट्राई करते हैं आज। ठीक है, तो एनर्जी से हम लोग ट्राई करेंगे। अगर तो मान लो ये ब्लॉक नीचे हिट कर गया तो उस समय कंडीशन क्या हो जाएगी, उस समय कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई ये ब्लॉक कर गया यहाँ हिट और ये वाला ब्लॉक पहुंच गया यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई लगभग, है ना। या मान लो हिट करने से पहले की बात करो, दोनों स्पीड से मूव कर रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड v है और इसकी भी v है, हिट करने से जस्ट पहले। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, व्हेन द 2 kg जस्ट टचेस द फ्लोर, तो बिल्कुल पहले पूछा, तो ये स्पीड v है मान लो टकराने से पहले। ये कंडीशन हो गई, पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन ये है। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, पहले इसमें करंट पोटेंशियल एनर्जी थी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, और इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 थी अब आ गई है, और इसमें दोनों में वेलोसिटी आ गई, पहले किसी में वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्पीड ऑफ मास निकालना है हमें, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट कि हमारी जो एनर्जी है फाइनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी होगी, तो ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल। अब ई फाइनल क्या है, ई फाइनल हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर है, तो m1 प्लस m2 वी स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों की स्पीड सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच किसका लेंगे इस बार, एच लेंगे इसका 1 किलोग्राम वाले का, तो एम जी एच यानी 1 इंटू या एम, इसको मान लेते हैं कुछ यार, ये m1 है मान लो, ये m2 है, तो इस बार m2 इंटू जी एच, ठीक है, तो ये कर लेते हैं, तो m2gh, ठीक है, ओके, m2gh होगी। अब इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी जो है दोनों की काइनेटिक तो 0 है, काइनेटिक इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो किसमें थी, पहले इसमें थी m1gh, तो m1gh, h दोनों सेम होंगे क्योंकि जब ये 3 मीटर नीचे आएगा तो 3 मीटर ऊपर जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी है ना, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक 0 है। ठीक है, राइट, करेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाफ m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू वी स्क्वायर, वी हमें निकालना है, m2g कितना है, m2 हमारा 1 है, g हमारा 9.8 है, h हमारा 3 मीटर है, इक्वल टू m1g कितना हो जाएगा, m1g मतलब उसकी बात चल रही है, m1 किसे माना था हमने, इसको माना था 2 किलो वाले को, तो ये फाइनल इनिशियल एनर्जी की बात चल रही है, तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच, यही होगा। ठीक है, तो ये फाइनल वाली कंडीशन है, फाइनल वाली कंडीशन में इसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh 1 वाले में और इनिशियली था 2 वाले में, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो 9.8 और 3 तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 9.8 इंटू 3 हो जाएगा सीधा। समझ गया ना क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट मान लिया है। ठीक है, तो ये 1 है क्योंकि यहाँ पे, और ये 2 है तो माइनस होकर 1 हो जाएगा। अभी आया हाफ एम बी स्क्वायर यानी 3/2 वी स्क्वायर क्या आया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, v को सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर विल बी 3 से 3 कट जाएगा, तो v स्क्वायर इज 9.8 इंटू 2 करेंगे 19.6 का रूट, तो v हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 19.6, रूट ऑफ 19.6 कितना होगा, 196 का होता है 14, तो
114 तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 196 तो नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको उसको इसको 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 क्या करें, इसको ऐसे सकते हैं 196 अपॉन में √10 कर सकते हैं, या तो या फिर कुछ और सोचते हैं, इसको करते हैं 4.9। एक्चुअली क्या है 4.9 इंटू 19.6 क्या होता है, 4.9 इंटू 4 होता है ना, 4.9 इंटू 4 है ना, यही होता है ना। तो 4.9 इंटू 4 जो है 9.6 होता है, यानी ये 9.6 है, 4.9 इंटू 4, तो इसका रूट करेंगे तो ये आपका जो है एक्चुअली 4.9 इंटू 4 है, 4.9 इंटू 4 है, इसका रूट करेंगे तो 2 का तो बाहर आ जाएगा 2, 4 का रूट 2 आ गया बाहर, 4 का रूट 2 आ गया, 4.9 का भी रूट नहीं निकलेगा। 4.9 का रूट निकालने के लिए तो 49/10 करो, 49 को 7 रूट को बाहर लिया और 7 लिया और अपॉन में 10 का रूट निकालना पड़ेगा, तो रूट तो भाई निकालना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि 2 का रूट स्क्वायर जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2.1 का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये शॉर्टकट तरीके हैं, मैंने वैसे वाला तरीका थोड़ा है ना। तो भाई लगभग जो है ना आपका देखो 4.9 के बराबर आ रहा है, 4.84 आ रहा है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ये इसका रूट जो आएगा लगभग 2.2 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2.2, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू लगभग 2.2 इंटू 2 यानी कि 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड जो आ रही है 4.4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, आई होप हमने कैलकुलेशन ठीक की है सारी। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है हमें, अब हमें प्रूव करना है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूव, कैसे होगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो हुई है एक्चुअली यहाँ पे अगर हम अलग अलग निकालें इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है गेन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये गेन है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v², ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में गेन है, यानी कि हाफ m1 प्लस m2। m1 कितना था आपका 2 और m1 कितना था 1 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर कितना था, वी का स्क्वायर देखें वैसे तो 19.6 था, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं 19.6। ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई हाफ mv² दोनों की, और माइनस इनिशियल तो 0 थी, इनिशियल तो भाई रेस्ट पे था, दोनों रुके हुए हैं आराम से रेस्ट कर रहे हैं है ना, तो 0 है ये। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व होकर 3/2 इंटू 19.6, 3/2 इंटू 19.6 का मतलब हुआ 2 से अगर मैं काटूंगा तो 2 में 18, 2 8 16, 9.8 इंटू 3 करेंगे तो 8 3 24 हासिल 2, 2 में 3 में 27 और 2 29.4, तो ये 29.4 जूल आ रही है। ये क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इतना उसने गेन किया। अब वो कहां से गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करके गेन किया है ना, एक चीज गेन की एक चीज लॉस की। तो हमें बताना है कि वो बराबर है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो हमें निकालना है, तो अब निकालते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालते हैं हम लोग, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो हम निकालते हैं अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जब लिखेंगे तो भाई फाइनली क्या हो रहा था कि 2 वाला नीचे आ गया, 1 वाला चला गया ऊपर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, m यानी कि 1 इंटू जी इंटू एच, एच कितना था 3 मीटर, ये इसकी हुई 1 वाले की, और 2 वाले की एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई, एच उसका 0 हो गया। तो ये तो हुई हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या था 2 वाला ऊपर था, तो इनिशियली हम क्या लिखेंगे, इनिशियली 1 वाला जमीन पे था तो 1 वाले की तो हो जाएगी 0 और इस वाले की हो जाएगी 2 वाले की m g इंटू एच, 2 वाले की ये हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये तो 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 9.8 इंटू 3 लिख देते हैं पहले ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 9.8 इंटू 6, 2 3 6 है ना, 9.8 इंटू 6, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू 9.8, माइनस ऑफ 3 इंटू 9.8, और अभी हमने शायद मल्टीप्लाई किया 3 की 9.8 से, कितनी आई थी हमारी 3 8 24 हासिल 2, 3 में 27 और 2 29.4 जूल नेगेटिव। तो देखो भाई जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ था यानी कि वही क्या हुआ, गेन हो गया, वही क्या हुआ, गेन हो गया है ना। तो कई बार जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे उसने, लेकिन ये फायदा हुआ कि इसने जितना खोया उतना ही पाया। कई बार ऐसा होता है कि आप खो ज़्यादा देते हो कम पाते हो, या कोई अगर बहुत लकी होता है तो खोता कम है पाता ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे जो है इसने तो भाई ये फिजिक्स है, क्योंकि इसको तो कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये फीलिंग लेस है, ब्लॉक है आपका, तो इसने जो है बराबर किया, इसने जितना खोया उतना ही पाया। ठीक है, इसकी कोई फीलिंग नहीं थी, नहीं तो कई बार क्या होता है लॉस ज़्यादा हो जाता है और पाते कम है ना। कमेंट में लिख के बताना भाई ऐसे ही होता है नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा
हो गया 19.6। तो भाई ये हमारे आंसर है यहाँ पे। इनका भी जो आया 4.43 आया था, हमने अप्रोक्सीमेट कितना निकाला था वेलोसिटी, हमने भी निकाली थी, जो हमने भी जो मेहनत की थी 4.4 है ना, हमने जो चालाकी की थी तो भाई हमने भी सही कर दी थी चालाकी ढंग से। तो भाई हमारा आंसर ये आया था और यहाँ पे लॉस हुआ 29.3 का, 29.4 ये बराबर आया है ना, हमारा 29.3 है शायद, तो लगभग सेम है। तो भाई ये जो है हमने जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ रैंडम क्वेश्चन हैं जो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कुछ और कंसेप्ट पे बेस हैं और कुछ रैंडम तरीके से किए गए हैं। तो भाई वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई सब लोग लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, इसको भी जरूरत हो। और भाई बाकी वीडियो देखने के लिए आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।